अगली सुबह हुई तो हम अब भी उसी तरह लेटे हुए थे। आशु की आंख खुली और उसने मेरी गर्दन को चूमा, तब मेरी आंख खुली। मैंने आशु के सर को चूमा और तब आशु उठ के बाथरूम में घुस गई। मैं भी अंगड़ाई लेता हुआ उठा और अपना फोन देखा तो उसमें एक मेल आई थी। मुझे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मेरे पास बस 2 घंटों का समय था, इसलिए जैसे ही आशु बाथरूम से निकली मैं तुरंत बाथरूम में घुस गया। 10 मिनट में नहाकर बाहर आया। आशु मेरी टी शर्ट पहने हुए चाय बना रही थी। जान, प्लीज जल्दी से कपड़े पहनो, आई हैव एन इंटरव्यू टू कच। ये सुनते ही आशु ने फटाफट चाय बनाई और मेरे लिए टोस्ट भी बना दिए। मैंने कपड़े पहने और खड़े खड़े ही नाश्ता किया और दोनों साथ निकले। आशु को मैंने हॉस्टल छोड़ा। बेस्ट ऑफ लक, आशु ने कहा और मैंने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। फिर मैं इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। वहां गिनती के लोग थे और जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरा रिज्यूमे देखा और फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया। आज जितनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने तुरंत आशु को कॉल किया और उसे कॉलेज के बाहर बुलाया। वो भी मेरी आवाज से मेरी खुशी समझ चुकी थी। मैं खुशी से इतना बावरा हो गया था कि मुझे कोई होश नहीं था। जैसे आशु कॉलेज के गेट से बाहर आई, मैंने उसे गोद में उठा लिया और गोल गोल घूमने लगा। आई एम सो हैप्पी कहते हुए मैंने आशु को नीचे उतारा। कॉलेज का गार्ड मुझे ऐसा करते हुए देख रहा था। जब मेरा ध्यान उस पर गया तो मैंने आशु का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर पार्क की तरफ भागा। आशु भी मेरे साथ ऐसे भाग रही थी जैसे मैं उसे लिटरली घर से भगा कर ले जा रहा हूँ। आसपास जो भी कोई था वो हम दोनों को इस तरह भागते हुए देख रहा था। आखिर हम पार्क पहुँचे और वहाँ बेंच पर बैठकर अपनी सांसों को काबू करने लगे। आई गो टी जॉब, मैंने उखड़ी सांसों को काबू में करते हुए कहा। इतना सुनना था कि आशु मेरी तरफ मुड़ी और कसकर मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। 40,000 पर मंथ, सैटरडे इज हाफ डे। थैंक गॉड, आशु ने भगवान को शुक्रिया करते हुए कहा। हाँ, बस एक दिक्कत है, हेड ऑफिस उन्नाव में है तो हफ्ते में 1 दिन अप डाउन करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 आध दिन सब्र कर लेंगे। आशु ने मुस्कुराते हुए कहा। जान, सब कुछ सेट हो गया है अब। 40,000, उफ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तो चलो एक बार हिसाब कर लेते हैं कि आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। आशु ने बैग से कॉपी पेन निकालते हुए कहा। ये हरकत बचकानी थी पर मैं तो पहले से ही सब हिसाब किए बैठा था। मैंने अपना फोन निकाला और आशु को एक मैसेज भेजा जिसमें सारा हिसाब पहले से ही लिखा था। जब आशु ने वो पढ़ा तो वो हैरानी से मुझे देखने लगी। 1, घर का किराया 8,500 इस महीने से बढ़ रहा है। 2, राशन मैक्सिमम 3,000। 3, बाइक की मेंटेनेंस 3,000 जिसमें 1,000 रीइंबर्स होगा। 4, अतिरिक्त खर्चा 4,000 प्रोविजन फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। हर महीने बचत कम से कम 22,500। इस हिसाब से 31 महीने आशु के 3rd ईयर के पेपर देने तक के हुए 6,97,500। आशु ने जब 6 लाख की फिगर देखी तो उसकी आंखें छलक आई। जान, ये फिगर और भी बढ़ेगी क्योंकि ये जो मैंने अतिरिक्त खर्चा रखा है ये भी कभी न कभी बचेगा। तो कम से कम ये मान कर चलो कि हमारे पास 7 लाख होंगे। इतने पैसों से हम नई जिंदगी आराम से शुरू कर सकते हैं। अगर मैंने इन पैसों की एफडी करा दी तो ब्याज और भी मिलेगा। उस समय मेरे दिमाग में जो अकाउंटेंट वाला दिमाग था वो बोलने लगा था और सारी प्लानिंग करके बैठा था। आशु रोती हुई मुझसे लिपट गई। जानू, मुझसे इन 31 महीनों का सब नहीं होता। जान, मैं हूँ ना तेरे साथ, ये 31 महीने मैं अपने प्यार से भर दूंगा। मैंने आशु के सर को चूमते हुए कहा। ज्वाइनिंग कब से है? आशु ने पूछा। नेक्स्ट मंथ से। शुरू में तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि काम समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, कम से कम आधा शनिवार और पूरा रविवार तो होगा हमारे पास, आशु ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ये खुशी सेलिब्रेट करनी तो बनती थी, इसलिए हम दोनों पिक्चर देखने गए और पिक्चर के बाद मैंने खुद हॉस्टल आंटी जी को फोन कर दिया ये बोलकर कि आशु मेरे साथ है और मैं उसे डिनर के बाद छोड़ दूंगा। हमने अच्छे से डिनर किया और फिर मैंने एक मिठाई का डिब्बा लिया और आशु को हॉस्टल छोड़ने चल दिया। वहां पहुंच के आंटी जी के पांव छुए और उनका मुंह मीठा कराया कि मेरी जॉब लग गई है। तभी सुमन भी आ गई और वो भी खुश कि मेरी नौकरी लग गई है और पूरा का पूरा मिठाई का डिब्बा लेकर खाने लगी। इसी तरह दिन गुजरने लगे और दिवाली का दिन भी जल्द ही आ गया। मैं आशु को हॉस्टल से लेकर सीधा प्रसाद की दुकान पर पहुंचा और माँ, ताई जी और भाभी के लिए साड़ियाँ खरीदी। एक साड़ी मैंने आशु के लिए भी खरीदी पर किसी तरह नजर बचाकर ताकि वो देख न ले। ताऊ जी, पिताजी और गोपाल भैया के लिए सूट का कपड़ा लिया।
वैसे तो मैं गोपाल भैया और भाभी के लिए कुछ लेना नहीं चाहता था, पर मजबूरी थी, वरना सब कहते कि इनके लिए क्यों कुछ नहीं लाया। खुशी खुशी हम दोनों घर पहुँचे तो देखा घर का रंग रोगन कराया जा चुका था। आशु तो सीधा घर घुस गई और मैं बाइक खड़ी कर पिताजी से मिला और उनके पांव को हाथ लगाए। फिर उन्हें और ताऊ जी को लेकर मैं आंगन में आ गया और चारपाई पर बिठा दिया। आशु, दरवाजा बंद कर दे, मैंने आशु से कहा और फिर सभी को आवाज देकर मैंने आंगन में बिठा दिया। एक एक कर सबको उनके तोहफे दिए तो सभी खुश हुए। सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हुआ तो वो थी आशु, जब मैंने उसे सबके सामने साड़ी दी। घर में उसने आज तक कभी साड़ी नहीं पहनी थी, पर ये बात हमेशा की तरह भाभी को खटकी। इसे साड़ी पहनना भी आता है, उन्होंने कहा तो मुझे बड़ी मिर्ची लगी और मैंने उन्हें सुनाते हुए कहा, आप कौन सा माँ के पेट से सीख कर आए थे? इसी दुनिया में सीखा ना। आप चिंता ना करो, आशु आपको तंग नहीं करेगी कि उसे साड़ी पहना दो। ताई जी है और माँ है, वो सिखा देंगी। अब ये बात भाभी को चुभी, पर ताई जी ने बीच में पट कर बात आगे बढ़ने नहीं दी, वरना ताऊ जी से डांट पड़ती। ये बता कि तुम दोनों ने कुछ खाया भी था? ताई जी पूछा। मैंने बसना में गर्दन हिलाई तो ताई जी ने खुद देसी घी के पराठे बनाए और मैंने डट के खाए। चूंकि आज धनतेरस थी तो शाम को खरीदारी करने जाना था। हर साल पिताजी और ताऊ जी जाया करते थे, पर इस बार मैं बोला। ताऊ जी सारे चले। अब ये सुनकर वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। अब बाजार घर के इतने नजदीक तो नहीं था कि सारे एक साथ पैदल चले जाए। बाइक से ही मुझे आधा घंटा लगता था। जब कोई कुछ नहीं बोला तो मुझे ही रास्ता सुझाना था। गोपाल भैया आपका वो दोस्त है ना, क्या नाम है? अशोक। उसे बुला लो ना। ये सुनते ही वो मुस्कुरा दिए और फोन निकालकर उसे आने को कहा। अशोक का भाई मेरा दोस्त था और शादी ब्याह में वो अपने ट्रैक्टर ट्राली बारातियों के लाने ले जाने के लिए किराए पर देते थे। तू ज्यादा होशियार नहीं हो गया? पिताजी ने प्यार से मेरे कान पकड़ते हुए कहा। ताऊ जी हंस दिए और उन्होंने सबको तैयार होने का आदेश दे दिया। सब तैयार हुए, पर अब भी एक दिक्कत थी, वो ये कि ट्रैक्टर चलाएगा कौन? गोपाल भैया को तो आता नहीं था, इसलिए मैंने ही पहल की। जब स्कूल में पढ़ता था तब कभी कभी मस्ती किया करता था और हम 2-4 दोस्त मिलकर अशोक भैया का ट्रैक्टर खेतों में घुमाया करते थे। तुझे ट्रैक्टर चलाना आता है? ताऊ जी ने पूछा। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम बेकार में ही दूसरों को इसके पैसे देते थे, इतने में तो नया ट्रैक्टर आ जाता। ताऊ जी बोले। पर सागर भैया घर पर होंगे तब तो। पीछे से भाभी की आवाज आई। अब मन तो किया कि उन्हें कुछ सुना दूं, पर चुप रहा, ये सोचकर कि आज त्योहार का दिन है, क्यों खामखा सबका मूड खराब करूं।